welcome to GMR online classes. I am your teacher Kritika Bhasin. As we discussed in last two classes regarding MCQs, in this part also we are totally focused on MCQs for nursing competitive exams. Okay, so आपको पता है GMCH का पेपर होने वाला है, एम्स पटना का पेपर होने वाला है, उसके रिगार्डिंग बहुत ही अच्छे MCQs इस पेपर में सेलेक्ट किए गए हैं जो मे बी और मे नॉट भी आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं. सो लेट्स बिगिन दिस क्लास. आई होप आप समझोगे. एक एक क्वेश्चन को अपन कंसेप्ट वाइज लेते हुए चलेंगे और समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. यस डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, विच टाइप ऑफ प्ले सीन इन प्री स्कूलर चाइल्ड. कि प्री स्कूलर चाइल्ड के अंदर किस टाइप का प्ले देखने को मिलता है. सबसे पहले क्वेश्चन को समझने से पहले ये ध्यान में रखो, आपको पता है टाइप ऑफ प्ले होते हैं जो चिल्ड्रंस क्या करते हैं अपनी लाइफ में रोल प्ले करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग पीरियड है लाइफ का, ठीक है, जो लाइफ का स्टार्टिंग पीरियड है वो स्टार्ट होता है न्यू बॉर्न से. अपन पहले थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे. न्यू बॉर्न आप कब बोलते हो? 0 डे से लेके आप 1 मंथ तक अपन न्यू बॉर्न बोलते हैं या फिर नियोनेट बोलते हैं. ठीक है, और 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक के बच्चे को इन्फेंट बोला जाता है. क्या बोला जाता है? इन्फेंट बोला जाता है. ठीक है, 1 ईयर से लेकर 3 ईयर तक the child is considered as toddler. The child is considered as toddler, and 3 year to 6 year considered as pre-schooler. क्वेश्चन में अपने क्या टर्मिनोलॉजी आई है? प्री स्कूलर मतलब जो बच्चा है वो कितने साल का है? 3 साल से 6 साल तक का बच्चा है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? प्री स्कूलर बोल रहे हैं. 6 ईयर्स से लेकर 6 साल के बच्चे को 12 साल तक के बोला जाता है स्कूलर चाइल्ड. और मोर देन 12 ईयर्स it will be या he or she will be considered as adult. ओके, तो यहाँ वाले बच्चों को अलग तरीके से इसमें देखेंगे अपन कि ये वाले बच्चे कौन से टाइप का प्ले खेलना पसंद करते हैं. तो आपको समझ में आया कि जो 0 डे से लेके जब बच्चे का जन्म हो रहा है, बॉर्न जब वो हुआ है, तब से लेके 1 मंथ का जो बच्चा है वो नियोनेट कहलाएगा या फिर उसको न्यूबॉर्न कहा जाएगा. तो क्वेश्चन में अगर नियोनेट न्यूबॉर्न आता है तो आप इस तरीके से समझिएगा. अगर 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक का जो बच्चा है उसको बोला जाता है इन्फेंट. अगर यहाँ पर इन्फेंट लिखा हुआ होता तो अपन समझते कि वो किसकी बात हो रही है? 1 महीने से 1 साल तक के बच्चे की बात हो रही है. ठीक है, 1 ईयर से 3 ईयर तक का बच्चा कहलाता है टॉडलर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कई बार क्वेश्चन के अंदर टाइम ड्यूरेशन भी दे दिया जाता है कि 7 ईयर का चाइल्ड है, ठीक है, या फिर दे दिया जाता है 6 ईयर का चाइल्ड है, या फिर दे दिया जाता है प्री स्कूलर है, टॉडलर है, इस तरीके से. तो सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है. तो 1 ईयर से 3 ईयर तक का जो बच्चा है उसको बोलते हैं टॉडलर. 3 ईयर से 6 ईयर तक के बच्चे को बोलते हैं प्री स्कूलर, एंड 6 ईयर से 12 ईयर तक के बच्चे को बोलते हैं स्कूलर, एंड मोर देन 12 ही और शी विल बी कंसीडर्ड एज द अडल्ट. ठीक है, अडल्ट के भी अलग अलग फेज होते हैं, अर्ली, मिड, ठीक है, लेट, वो बाद में अपन देखेंगे. तो यहाँ तक आई होप क्लियर है. अब अपन क्वेश्चन पे देखते हैं. मैंने जैसे अभी आपको बताया तो प्री स्कूलर जो बच्चे हैं उनकी एज ग्रुप कितनी होगी? 3 ईयर से लेके 6 ईयर तक होगी. ठीक है, ये तो क्या हो गए? ये क्या हो गए? प्री स्कूलर चाइल्ड हो गए. ओके, अब अपन देखेंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए कि प्री स्कूलर चाइल्ड के अंदर कौन से तरीके का प्ले देखने को मिलता है. तो यहाँ पर एक टेक्निक है दैट इज नोन एज स्पाइका. अगर आपको स्पाइका लर्न है तो यू कैन इजीली सॉल्व एनी टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, जिसके अंदर प्ले की बात कर रहा है. तो अपन स्पाइका क्या है वो पढ़ते हैं. देखिए स्पाइका, एस से क्या होता है, पी से क्या होता है, ये एक क्या है डियर स्टूडेंट? दिस इज अ टेक्निक. ये एक टेक्निक है फॉर लर्निंग. किसकी टेक्निक है?
यहाँ पर दे रखा है टाइप ऑफ प्ले की, इसकी टेक्निक है ये, ठीक है। किसकी टेक्निक है? टाइप ऑफ प्ले की। तो अपन इसको इसके टेक्निक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ये चीज़ आपकी क्लियर है तो किसी भी तरीके का प्ले से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया और एज ग्रुप पूछ ली तो आप आराम से उसको कर सकोगे। तो देखिए ऐसे होता है सॉलिटरी प्ले, ऐसे होता है सॉलिटरी प्ले, पी से होता है पैरेलल प्ले, आई से होता है इमेजिनरी प्ले, सी से होता है कोऑपरेटिव प्ले एंड ए से होता है एथलेटिक प्ले। समझ में आया? देखिए वापस से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, इधर ध्यान दीजिए। एस से होता है सॉलिटरी प्ले, पी से होता है पैरेलल प्ले, आई से होता है इमेजिनरी प्ले, सी से होता है कोऑपरेटिव प्ले, ठीक है, एंड ए से होता है एथलेटिक प्ले। ये जो सॉलिटरी प्ले है ये देखने को मिलता है, ये जो सॉलिटरी प्ले है ये देखने को मिलता है इन्फेंट के अंदर। किसके अंदर? इन्फेंट के अंदर। पैरेलल प्ले जो है वो देखने को मिलता है टॉडलर के अंदर, ठीक है। इन्फेंट के बाद टॉडलर आते हैं। इमेजिनरी जो प्ले है वो देखने को मिलता है प्री स्कूलर के अंदर, ओके। और जो कोऑपरेटिव प्ले है ये देखने को मिलता है स्कूलर चिल्ड्रंस के अंदर। और ये जो एथलेटिक प्ले है ये मोर देन 12 इयर्स वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, मोर देन 12 इयर्स। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके मैम, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि सॉलिटरी प्ले इन्फेंट में देखने को मिलता है, पैरेलल प्ले टोडलर में देखने को मिलता है, इमेजिनरी प्ले प्री स्कूलर के अंदर देखने को मिलता है, कोऑपरेटिव प्ले स्कूलर के अंदर देखने को मिलता है, और एथलेटिक प्ले जो है वो मोर देन 12 इयर्स के जो बच्चे हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। सॉलिटरी प्ले, पैरेलल प्ले, इमेजिनरी प्ले, कोऑपरेटिव प्ले एंड एथलेटिक प्ले। द हिंट इज कंसीडर्ड एज स्पाइका। क्लियर? सॉलिटरी प्ले क्या होता है कि जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो खुद ही खेलने को पसंद करता है। अलोन क्या करता है? प्ले करता है, अकेला बैठ के खेलना पसंद करेगा, प्ले अलोन, ठीक है। ऐसे अपन लिख सकते हैं, कैसे? दैट इज प्ले अलोन। सॉलिटरी प्ले का मतलब क्या हो गया? प्ले अलोन। जो पैरेलल प्ले है उसमें क्या होता है कि जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो क्या करता है? प्ले अलोन बट शेयर टॉय। ये जो उसके खिलौने हैं उसको क्या करता है? वो शेयर करता है औरों के साथ। शेयर टॉयज विथ अदर चिल्ड्रंस, ठीक है, कि दूसरे चिल्ड्रंस के साथ में क्या करेगा? विथ अदर चिल्ड्रंस, कि दूसरे चिल्ड्रंस के साथ में खेलने के लिए रेडी तो नहीं है, लेकिन अपने जो खिलौने हैं वो दूसरे बच्चे को वो दे देगा और खुद ही अकेला खेलना पसंद करेगा। किसके अंदर? पैरेलल प्ले के अंदर। नेक्स्ट है इमेजिनरी प्ले। इमेजिनरी प्ले के अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट? इमेजिनरी प्ले के अंदर जो बच्चा है वो एक रोल प्ले करता है। क्या करता है? रोल प्ले करके खेलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपनी लाइफ में अपन भी जब चाइल्ड थे तब क्या करते थे? डॉक्टर सेट ले आए, ठीक है, किचन सेट ला के खेल दिया, है ना, इन सब से खेलते थे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो वो क्या करते थे? अपन उस टाइम डॉक्टर सेट ला के अपन अपने आप को डॉक्टर समझते थे और डॉक्टर सेट से सबको उस खिलौने से खेलते थे और सबको ट्रीट करते थे। तो वो एक तरीके से अपना क्या हो गया था? रोल प्ले हो गया था। तो इमेजिनरी प्ले में जो बच्चा है प्री स्कूलर का, प्री स्कूलर की एज क्या है? 3 साल से 6 साल तक की। तो जो बच्चा है वो क्या कर रहा है? एक रोल प्ले कर रहा है और उसके तरीके से खेल रहा है। वो किस में देखने को मिलता है? इमेजिनरी प्ले के अंदर देखने को मिलता है। और जो बच्चा है वो उसका जो एज है वो 3 से 6 साल तक की होती है। नेक्स्ट क्या है? कोऑपरेटिव प्ले। कोऑपरेटिव प्ले के अंदर क्या होता है? जो बच्चा है वो क्या करता है? दूसरों के साथ खेलना पसंद करता है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं? प्ले विथ अदर्स, कि दूसरों के साथ में खेलना पसंद करेगा। यहाँ पर तो खुद ही खेल रहा था लेकिन अपने टॉयज क्या कर रहा था? दूसरे बच्चे के साथ में शेयर कर रहा था। लेकिन इसमें जो कोऑपरेटिव प्ले है उसके अंदर कोऑपरेटिव प्ले में जो बच्चा है वो क्या करेगा? खुद ही दूसरों के साथ खेलना पसंद करेगा। एंड लास्ट है दैट इज एथलेटिक प्ले, जो किसमें देखने को मिलता है कि जब चाइल्ड 12 साल से ज़्यादा का हो जाता है डियर स्टूडेंट,
जब बच्चा 12 साल से ज़्यादा का हो जाता है, 12 ईयर्स को क्रॉस कर देता है, तो जो चाइल्ड है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, एक्टिविटी शो करने लग जाता है और बहुत ज़्यादा रनिंग करना, बहुत ज़्यादा मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ऐसे प्ले करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि जो उसकी एक्टिविटी है बच्चे की वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे एथलेटिक्स प्ले शो कर रहा है, तो बच्चा क्या हो जाएगा, दौड़ना शुरू कर देगा, मतलब ही और शी विल बी एक्टिवली मोर एज कंपेयर टू देयर प्रीवियस ईयर्स या प्रीवियस एज। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तो अब अपन इसको कैसे निकालेंगे, अपन ने अभी पढ़ा कि टाइप ऑफ प्ले कितने तरीके के होते हैं और उसको अपन ने एज वाइज बांट दिया। सबसे पहले अपन ने देखा है सॉलिटरी प्ले है, फिर पैरेलल प्ले है, फिर इमेजिनरी प्ले है, फिर कोऑपरेटिव प्ले है और एथलेटिक प्ले है। जो सॉलिटरी प्ले है वो इन्फेंट में देखने को मिल रहा है और जो पैरेलल प्ले है वो टॉडलर में देखने को मिल रहा है। इमेजिनरी प्ले प्री स्कूलर में एंड कोऑपरेटिव प्ले स्कूलर के अंदर और एथलेटिक प्ले मोर देन 12 ईयर्स के बच्चों के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। यस, अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं कि यस मैम प्री स्कूलर के जो बच्चे हैं उनके अंदर कौन सा प्ले देखने को मिलेगा, इमेजिनरी प्ले देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, इमेजिनरी प्ले हो गया। अगर इसी की जगह इन्फेंट आता तो अपन सॉलिटरी प्ले को करते, अगर इसी की जगह पैरेलल प्ले आता तो अपन टॉडलर को करते, और कोऑपरेट अगर स्कूलर आता तो अपन कोऑपरेटिव प्ले को राइट आंसर करते। तो क्लियर है ये क्वेश्चन। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन एरिथमिया सीन इन आईसीयू पेशेंट। अब आईसीयू पेशेंट के अंदर पूछ रहा है कि सबसे मोस्ट कॉमन एरिथमिया कौन सा देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले कि एरिथमिया क्या होता है और आईसीयू का पेशेंट क्या होता है। ठीक है, तो एरिथमिया क्या है, देखिए व्हाट इज एरिथमिया। एरिथमिया क्या है, एरिथमिया क्या है, एरिथमिया के अंदर देखने को मिलता है डियर स्टूडेंट एबनॉर्मल और इर्रेगुलर रिदम ऑफ द हार्ट। ये जो आपकी हार्ट का फ्लो है उसकी जो हार्ट बीट की रिदम है वो कैसी हो गई, या तो इर्रेगुलर हो चुकी है या फिर वो एबनॉर्मल हो चुकी है। अब उसको ठीक करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स यूज में ली जाती हैं, लाइक जैसे कुछ ड्रग्स दी जाती हैं, कार्डियोजेनिक ड्रग्स दी जाती हैं, या फिर डिफिब्रिलेटर दिया जाता है समटाइम्स कुछ कंडीशंस के अंदर, या फिर कार्डियो वर्जन का अपन यूज में लेते हैं टू ट्रीट द एरिथमियाज व्हिच वाज सीन ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स। ठीक है, अब जो आईसीयू में एक पेशेंट है, इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर पेशेंट है, उसके अंदर पूछ रहा है कि सबसे मोस्ट कॉमन एरिथमिया कौन सा देखने को मिलता है। तो क्या होगा, देखिए एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान में रखने से पहले आप ये ध्यान रखिए कि चाहे आईसीयू का पेशेंट हो, ठीक है, चाहे आईसीयू का पेशेंट हो या फिर कोई क्रिटिकली इल पेशेंट हो, क्रिटिकली इल पेशेंट हो, मतलब आईसीयू में तो नहीं है मैम वो, लेकिन वो बेड रिडन तो है, आईसीयू में नहीं है लेकिन वो बहुत समय से बेड रिडन है, बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट है, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, या तो वो ऐसा पेशेंट है, या फिर कोई हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है जो बहुत समय से हॉस्पिटल में एडमिट है मैम। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर कौन सा एरिथमिया देखने को मिलता है डियर स्टूडेंट, इस कंडीशन के अंदर एट्रियल फिब्रिलेशन देखने को मिलता है। दैट इज राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। एट्रियल फ्लटर्स देखने को नहीं मिलता, पीएसवीटी देखने को नहीं मिलता, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन देखने को नहीं मिलता। ये सारे के सारे एबनॉर्मल एरिथमियाज हैं। ठीक है, एबनॉर्मल रिदमियाज हैं कह सकते हैं अपन इसको, कि ये क्या है, सारी के सारी एबनॉर्मेलिटीज हैं
ये सारी की सारी हार्ट की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे कि एट्रियल फ्लटर्स है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, PSVT है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, ये सारी की सारी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। ये अपन फर्दर आगे क्लास में इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे मोस्ट कॉमन एरिथमियाज है आईसीयू पेशेंट या फिर क्रिटिकली इल पेशेंट या फिर हॉस्पिटलाइज जो पेशेंट है उनमें देखने को मिलता है, दैट इज एट्रियल फिब्रिलेशन। तो आपको ध्यान में रखना है कि जैसे अपकमिंग जो एग्जाम्स है, जो अपकमिंग एग्जाम्स है लाइक GMCHC का पेपर है, एम्स पटना का पेपर है, उसमें डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से मोस्ट कॉमन कौन सा एरिथमिया देखने को मिलेगा आईसीयू पेशेंट के अंदर या फिर क्रिटिकल इल पेशेंट के अंदर या फिर हॉस्पिटलाइज पेशेंट के अंदर। तो मैंने आपको बताया है दैट इज मोस्ट कॉमन इज एट्रियल फिब्रिलेशन देखने को मिलता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, आपको इन पे फोकस रखना ही पड़ेगा और इनको लर्न करना ही पड़ेगा। बहुत सारे तरीके के एरिथमियाज होते हैं जिनमें से एट्रियल फिब्रिलेशन मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटलाइज पेशेंट, क्रिटिकली इल पेशेंट और आईसीयू पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, देखिए आउटडेटेड, क्या क्वेश्चन आया, आउटडेटेड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय। ओके, ये बायोमेडिकल वेस्ट का क्वेश्चन है, BMW का। आपको पता है बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है कि जो हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल में जो वेस्ट का सेग्रीगेशन किया जाता है, जो हॉस्पिटल में वेस्ट का सेग्रीगेशन किया जाता है वो अलग अलग डस्टबिन में किया जाता है, ठीक है, अलग अलग बिन्स में डाला जाता है। जैसे रेड कलर की बिन होती है, येलो कलर की होती है, ठीक है, ब्लैक कलर की होती है ना। और अब क्या है, जो गवर्नमेंट है या फिर जो एम्स है उन्होंने अपना प्रोटोकॉल बदल दिया है BMW के रिगार्डिंग। पहले तो ब्लू ब्लैक बैग्स जो होते थे उसके अंदर डाल दिए जाते थे, जितनी भी ग्लास की बॉटल्स होती थी, जितना भी कांच का सामान होता था वो सारा ब्लू बैग के अंदर डिस्पोज करते थे। लेकिन अब क्या कर दिए हैं, कार्डबोर्ड के बॉक्स रख दिए गए हैं हॉस्पिटल के अंदर, और उन कार्डबोर्ड के बॉक्स के अंदर जितनी भी बॉटल्स हैं डिस्पोज करने वाली वो उनके अंदर रख दी जाती है और उसके बाद में उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। ये चेंज आया है। इसके साथ साथ में एक वाइट कलर का कंटेनर भी होता है डियर स्टूडेंट, जिनके अंदर जितनी भी निडल्स हैं वो डाली जाती हैं, या फिर कोई एम्पूल टूट गया वो उसके अंदर डाला जाता है, जहाँ फिर जैसे कि लेंसेट है, जो BP हैंडल के आगे जो ब्लेड लगी हुई होती है उसको लेंसेट बोलते हैं, वो भी उसके अंदर डिस्पोज की जाती है। क्यों? आप पूछोगे कि मैम कार्डबोर्ड के डब्बे क्यों लेकर आए? वो इसलिए लेकर आए हैं कि जब कांच की बोतल को ट्रांसफर किया जाता था तो बहुत ज़्यादा रिस्क रहते थे उसके टूटने के, और जो भी वर्कर्स थे, जो हेल्थ वर्कर्स जो उनको ट्रैवल कर रहे थे एक जगह से दूसरे में, तो उनको क्या था, बहुत ही ज़्यादा हेल्थ हैजार्ड था, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्क था हेल्थ हैजार्ड का। इस वजह से कार्डबोर्ड के डब्बों के अंदर उन बॉटल्स को पैक करके डिस्पोज किया जाता है। तो उसी में से एक BMW का क्वेश्चन आया है। आपको पता है कि हर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट से 2 या 3 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन, दैट इज आउटडेटेड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय। कि आउटडेटेड जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं वो किसमें डिस्पोज की जाती हैं, किसमें फेंकी जाती हैं। तो सबसे पहली चीज अपन डिस्कस करेंगे कि जैसे येलो बैग है, जो येलो बैग है डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर जितना भी इनफेक्टिशियस वेस्ट होता है, जितना भी इनफेक्टिशियस वेस्ट है वो डिस्पोज किया जाता है, ठीक है, कि जितना भी इनफेक्टिशियस वेस्ट है चाहे कुछ भी हो वो इसके अंदर डिस्पोज किया जाएगा। ओके, जो रेड बैग है उसके अंदर जितना भी, जो रेड बैग है उसके अंदर जितना भी क्या हैगा, रबड़ के बने हुए जो भी मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, रेड बैग के अंदर आएंगे। और वाइट बैग जो हैं, जो वाइट कंटेनर्स हैं उनके अंदर निडल का डिस्पोज किया जाता है, या फिर वी कैन से दैट कि जैसे लेंसेट्स हो गई, BP हैंडल के आगे लगने वाली ब्लेड वो भी इसके अंदर डिस्पोज की जाती हैं, या फिर टूटे हुए एम्पूल्स हैं वो भी इसके अंदर डिस्पोज किए जाते हैं। और जो ब्लू बैग है उस ब्लू बैग को अब किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, कार्डबोर्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, और इस कार्डबोर्ड के अंदर जितनी भी ग्लास की बॉटल्स हैं वो डिस्पोज की जाती हैं और उसको पैक करके आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब जो आउटडेटेड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, ठीक है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो हैं, ठीक है, वो किस में डिस्पोज की जाएगी डियर स्टूडेंट, येलो बैग में डिस्पोज की जाएंगी।
क्योंकि वो इन्फेक्टिशियस है। अगर कोई भी पर्सन उसको गलती से कंज्यूम कर लिया तो उसका डेथ होने का चांसेस या फिर वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए उनको किस में डिस्पोज किया जाता है बच्चे, उसको डिस्पोज किया जाता है येलो बैग के अंदर। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पैटिगो इज कॉज्ड बाय, कि इम्पैटिगो किसकी वजह से होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इम्पैटिगो क्या होता है। इम्पैटिगो क्या है? इम्पैटिगो एक कॉन्टेजियस, इम्पैटिगो एक कॉन्टेजियस स्किन का डिसऑर्डर है, एक स्किन का डिसऑर्डर है। कॉन्टेजियस मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऐसी बीमारी जो कम्युनिकेबल है उसको अपन कॉन्टेजियस बोलते हैं। ऐसी बीमारी जो कम्युनिकेबल है डियर स्टूडेंट उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्टेजियस बोलते हैं। तो ये किसकी डिजीज है, किसका डिसऑर्डर है? ये स्किन डिसऑर्डर है। इम्पैटिगो क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि इम्पैटिगो इज द डिसऑर्डर ऑफ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दैट इज इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इसको जो ये जो इम्पैटिगो है ये सबसे ज्यादा मोस्टली अफेक्ट करता है, किसको करता है? इन्फेंट्स को करता है या फिर यंग जो बच्चे हैं, यंग चिल्ड्रन जो हैं उनको अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी क्या होती है? बहुत ही ज्यादा कम होती है, इसलिए उनको इम्पैटिगो करता है। अब आप पूछोगे कि मैम ये किसकी वजह से होता है? तो ये दो ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया है उनकी वजह से होता है। एक है बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, और दूसरा है दैट इज स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा? इसमें पूछा इम्पैटिगो इज कॉज्ड बाय, इम्पैटिगो किसकी वजह से होता है? सबसे पहला वेरिसिला जोस्टर। वेरिसिला जोस्टर क्या करता है? चिकन पॉक्स करता है। बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। ऑप्शन 4 बोथ बी एंड 3, बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो क्या हो गया? यस मैम आपने बताया था बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस की वजह से करता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? द फोर्थ वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। एज आई टोल्ड यू कि जितना ज्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, जितनी ज्यादा आपका कंटेंट क्लियर है, थ्योरी पार्ट क्लियर है, उतने ही ज्यादा आप एमसीक्यू क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो जीएमआर में ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन अच्छा सा अच्छा कंटेंट दिया जाता है जो बच्चे हैं जिसमें एक बार में ही वो अपना सिलेक्शन ले ले, उनको बार बार फाइट करने की जरूरत ना पड़े। तो आप जब भी कोई भी तैयारी कर रहे हैं आपको इतनी ज्यादा मेहनत करनी है उसमें कि आपको दूसरा मौके की जरूरत ही नहीं है, आप पहली बार में ही उससे निकल जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन आया। यस, व्हाट इज अ नर्स प्राइमरी critical observation when performing an assessment for determining an APGAR score। अब आप बोलेंगे कि APGAR स्कोर क्या होता है? तो देखिए, जब बच्चा क्या लेता है? जन्म लेता है। तो यहाँ पे मैं बच्चा नहीं बोलूंगी, क्या बोलूंगी? चाइल्ड, एज आई ऑलरेडी डिस्कस। जो न्यू बॉर्न है, ठीक है, या फिर जो नियोनेट है, जब उसका क्या होता है? बॉर्न होता है, जन्म लेता है वो, उस समय पे APGAR स्कोर किया जाता है। ये क्या होता है अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे। क्या किया जाता है? APGAR स्कोर उसमें परफॉर्म किया जाता है उस नियोनेट के अंदर, और उसमें देखा जाता है कि जो बच्चा है उसका क्या स्टेटस है, उसकी हेल्थ का क्या स्टेटस है, क्या वो हेल्दी है, क्या वो अनहेल्दी है। तो इसमें क्या पूछा कि व्हाट इज द नर्स प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन व्हेन परफॉर्मिंग एन असेसमेंट फॉर डिटरमाइनिंग एन APGAR स्कोर। कि इनमें से ऐसा कौन सा असेसमेंट ऑब्जर्व करेगी जो नर्स सबसे पहले ऑब्जर्व परफॉर्म करेगी? क्या हार्ट रेट करेगी, रेस्पिरेशन करेगी, प्रेजेंस ऑफ मेकोनियम करेगी, या इवैल्यूएशन ऑफ मोरो रिफ्लेक्स करेगी? ठीक है, तो अपन इसको पढ़ने से पहले एक बार आगे मूव करते हैं कि APGAR स्कोर क्या होता है। देखिए, लुक एट हियर, इट इज अ वंडरफुल डायग्राम फॉर APGAR स्कोर। जो APGAR स्कोर है डियर स्टूडेंट, वो डिस्कवर्ड किया था
वर्जीनिया अबगार ने, ठीक है, वर्जीनिया अबगार ने, ये एक डॉक्टर हैं प्रोफेशनली और एमडी है, ठीक है। इन्होंने अबगार स्कोर के बारे में बताया था, क्लियर है। इन्होंने बताया कि जो अबगार स्कोर की स्कोरिंग है वो स्टार्ट होती है 0 से लेके 10 तक, जिसमें जिनका क्या आ जाए 7 आ जाए, 8 आ जाए या फिर 9 आ जाए स्कोर, 7, 8, 9 स्कोर जिनका आ जाए वो कैसे बच्चे हैं, वो कैसे न्यूबॉर्न है, हेल्दी न्यूबॉर्न है, वो हेल्दी न्यूबॉर्न है जिनका स्कोर 7, 8 या 9 आ रहा है, वो कैसे न्यूबॉर्न है, हेल्दी न्यूबॉर्न है। तो अपन असेस करेंगे कि वो स्कोर कैसे लेके आया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अबगार स्कोर को बांटा गया है, A फॉर अपीयरेंस, ठीक है, P फॉर पल्स, G फॉर ग्रीमेस, A फॉर एक्टिविटी, R फॉर रेस्पिरेशन। आपको पता है कि अपन जब भी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं सबसे पहले फोकस आप रखते हो एयरवे के ऊपर सॉल्व करने से पहले, लेकिन अबगार स्कोर परफॉर्म करते समय सबसे पहले जब बच्चा बाहर निकलता है तो विद इन 1 मिनट सबसे पहले उसके फोकस किया जाता है पल्स के ऊपर, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा था किस पे फोकस रखेंगे, पल्स के ऊपर। उसके बाद में सेकंड फोकस किया जाता है रेस्पिरेशन के ऊपर, ठीक है। तो देखिए अपीयरेंस में क्या देखेंगे कि बच्चा पिंक है, अगर बच्चा पिंक है तो उसको स्कोर कितना दिया जाएगा, 2 दिया जाएगा। अगर बच्चे की एक्सट्रीमिटीज, जो एक्सट्रीमिटीज है, चाहे अपर एक्सट्रीमिटीज हो चाहे लोअर एक्सट्रीमिटीज हो, जो ये एक्सट्रीमिटीज है इनको लिम्स भी बोला जाता है, अपर लिम्स लोअर लिम्स, ठीक है। तो अपर एक्सट्रीमिटीज है चाहे लोअर एक्सट्रीमिटीज, अगर वो ब्लू है तो बच्चे को स्कोर दिया जाएगा 1, ठीक है। अगर बच्चे का पूरा बॉडी क्या है, पेल है या फिर ब्लू है तो उसको स्कोर दिया जाएगा 0। समझ गए कि कैसे स्कोर निकाल रहे हैं। इस पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, पूछ लेता है कि इतना इतना उसका बॉडी का टेक्सचर है, इतना इतना उसकी एक्सट्रीमिटीज ब्लू हो रही हैं, तो यू कैन फाइंड द स्कोर ऑफ दैट न्यूबॉर्न, ठीक है। अगर बच्चे की पल्स रेट कितनी है, 100 से ज़्यादा है, तो उस बच्चे को स्कोर दिया जाएगा 2। आपको पता होगा न्यूबॉर्न का जो पल्स रेट है वो 140 से लेके 160 बीट पर मिनट होता है, 140 से लेके 160 बीट पर मिनट होता है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में उठा के देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, नॉर्मल नियोनेट हार्ट रेट, ठीक है। इसके बाद अगर बच्चे का क्या है, जो हार्ट रेट है वो 100 से कम है तो स्कोर दिया जाएगा 1, क्लियर है, ओके। अगर बच्चे में कोई पल्स ही नहीं है तो स्कोर देंगे 0, कि बच्चे में पल्स ही नहीं है तो उसको क्या कर देंगे, CPR स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर बच्चे में कोई पल्स ही नहीं है तब स्कोर कितना दे दिया, 0 स्कोर दे दिया। नेक्स्ट क्या है, ग्रीमेसेस। ग्रीमेसेस क्या होते हैं, जो बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन है, बच्चे के जो मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं वो ग्रीमेसेस है। जैसे बच्चा क्राई कर रहा है या फिर पुल्स अवे, अपने आप को खींचातानी कर रहा है, ठीक है, तो वो उसको तब क्या करेंगे, उस बच्चे को कितना स्कोर देंगे, 2 देंगे। अगर बच्चे की ग्रीमेसेस वीक है, वीक क्राई कर रहा है, तब भी उसको कितना देंगे, उसको 1 स्कोर देंगे। तब कितना देंगे, 1 स्कोर देंगे। अगर बच्चा किसी भी स्टिमुलाई के प्रति कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो तब उसको कितना दे रहे हैं, 0 स्कोर दे रहे हैं, 0 मार्किंग दे रहे हैं, ठीक है। न्यूबॉर्न के अंदर अगर बच्चा एक्टिव मूवमेंट शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, एक्टिव मूवमेंट शो कर रहा है, एक्टिविटी जब उसकी देखी जाएगी तब उसको स्कोर दिया जाएगा 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर बच्चे के आर्म्स और लेग्स क्या है, फ्लेक्स्ड है, इस तरीके से फ्लेक्स्ड है, ठीक है, तब उस बच्चे को दिए जाते हैं 1 स्कोर। अगर बच्चे में कोई भी मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा और बच्चा बिल्कुल ही क्या है, लेथार्जिक है, या फिर बच्चे के अंदर जान ही नहीं है, बच्चे में पल्स भी नहीं है, तो बच्चे के अंदर मूवमेंट भी नहीं होगी। ऑफकोर्स ही बात है, बच्चा नीला पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई पल्स भी नहीं है, कोई मूवमेंट भी नहीं है, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा, दैट मीन्स बच्चा जो भी चाइल्ड है वो क्या है, एबनॉर्मल है, या तो वो डेथ हो चुकी है उस बच्चे की, या फिर उसको लाइव करने के लिए जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो क्या करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, CPR देंगे, डिफिब्रिलेटर करेंगे, जिससे बच्चा क्या हो जाए, वापस से सर्वाइव कर जाए, ठीक है। तो तब स्कोर कितना देंगे, 0 स्कोर देंगे। नेक्स्ट जो है लास्ट, दैट इज रेस्पिरेशन। जब बच्चा क्या कर रहा है, न्यूबॉर्न है, सबसे पहला अबगार स्कोर 1 मिनट में चेक किया जाता है। 1 मिनट में अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है तो 5 मिनट में दोबारा करेंगे, उस कोई एरर तो नहीं रह गया।
5 मिनट में भी अगर कोई दिक्कत है तो वापस से 10 से 15 मिनट में वापस से परफॉर्म किया जाता है। तो जब रेस्पिरेशन देख रहे हैं, अगर बच्चा स्ट्रॉन्ग क्राई कर रहा है, बहुत तेज रो रहा है, तो बच्चे को 2 स्कोर दिया जाता है। मतलब ये तो सारे क्या हो गए, हेल्दी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, अगर बच्चा क्या है, स्लो है और इर्रेगुलर है, ठीक है, कि वो बहुत धीरे धीरे रो रहा है, इर्रेगुलरिटी में रो रहा है, थोड़ा सा रोया चुप हुआ, रोया चुप हुआ, तब उसको कितना स्कोर देंगे, 1 स्कोर देंगे। अगर बच्चे में कोई ब्रीथिंग के साइन ही नहीं है, तब उसको कितना स्कोर देंगे, 0 मार्किंग देंगे। आई होप आपको ये अबगार स्कोर पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अपन क्या दे रहे हैं, बच्चे में अपन अबगार स्कोर की क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है देखिए। देखिए क्वेश्चन में क्या था, वापस से, व्हाट इज द नर्स प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन व्हेन परफॉर्मिंग एन असेसमेंट। प्राइमरी मतलब सबसे पहली क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन पूछी है, जो मैंने आपको बताई थी अबगार इसको डिस्कस करते समय, वो क्या है, हार्ट रेट है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, हार्ट रेट होगा, कि सबसे पहले हार्ट रेट करते हैं, फिर रेस्पिरेशन करते हैं। प्रेजेंस ऑफ मिकोनियम वो बाद में देख ही लेंगे, दिख जाएगी। इवेलुएशन ऑफ मोरो रिफ्लेक्स वो भी बाद के हैं, ये फर्दर असेसमेंट है। ये एट द टाइम जब बच्चा जन्म ले रहा है तब असेस नहीं करेंगे, ये फर्दर असेसमेंट है, ये बाद में असेस किया जाता है। जो हार्ट रेट है वो सबसे पहले असेस की जाती है, जिसमें बच्चे की पल्स चेक की जाती है, एपिकल पल्स चेक की जाती है, और उसके बाद में बच्चे का रेस्पिरेशन देखा जाता है। तो क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हॉस्पाइस केयर। हॉस्पाइस केयर क्या होती है, क्या होती है हॉस्पाइस केयर। नॉर्मली जो नर्सिंग पर्सोनल है वो डिफरेंट टाइप ऑफ केयर हॉस्पिटल में देते हैं, जैसे कि डे केयर, एक दिन में केयर दे दी, और पूरे रूटीन चल रहा है वो केयर हो गई, ठीक है। इस तरीके से पैलिएटिव केयर भी होती है, एक हॉस्पाइस केयर भी होती है, एक जीरियाट्रिक केयर भी होती है, एक न्यूबॉर्न केयर भी होती है, इंटेंसिव केयर यूनिट के जो पेशेंट्स हैं उनको भी केयर दी जाती है ना। तो अलग अलग तरीके की केयर्स होती हैं। इसमें पूछा है हॉस्पाइस केयर क्या होती है, तो ध्यान दीजिए, जो कैंसर से पीड़ित मरीज होते हैं, जो कैंसर से जूझने वाले जो पेशेंट हैं, जो कैंसर से सफ़र कर रहे हैं और उनका जो स्टेज है वो लास्ट स्टेज पे आ गया है, उस समय जो केयर दी जाती है डियर स्टूडेंट, उसको बोला जाता है हॉस्पाइस केयर। क्या बोला मैंने, आई सेड कि जो पेशेंट कैंसर से क्या है ग्रसित हैं उनको, और उनकी कौन सी स्टेज चल रही है, लास्ट स्टेज चल रही है, मतलब उन अपन को पता है कि जो पेशेंट है वो थोड़े समय में मरने वाला है, डेथ की तरफ जा रहा है, तो उसको जब उस लास्ट फेज में जो केयर दी जाएगी टर्मिनली इल पेशेंट को, उसको बोला जाता है हॉस्पाइस केयर। क्या बोला जाता है, हॉस्पाइस केयर। तो देखिए इसमें क्या है, अ डेली रूटीन केयर टू द पेशेंट, ये हॉस्पाइस केयर नहीं है। जीरियाट्रिक केयर गिवन की जाती है जो एल्डर्स होते हैं उनको, ठीक है, एल्डर्स को जीरियाट्रिक केयर दी जाती है ना। इट इज द ट्रीटमेंट कंसेप्ट फॉर टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट एंड नन ऑफ दीज ऐसा नहीं है। अभी मैंने बताया कि हॉस्पाइस केयर किसको दी जाती है, कि ऐसे कैंसर पेशेंट जो क्या है, टर्मिनली इल है, ठीक है, ऐसे कैंसर पेशेंट जो टर्मिनली इल है, जिनका कुछ समय के बाद में देहांत होने वाला है और उनके सिम्टम्स को रिलीव किया जाता है, उनको एक पीसफुल डेथ दी जाती है, कि जो पेशेंट है वो क्या है, तड़प के नहीं मरे, उनको क्या दिया जा रहा है, एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और उनके जो सिम्टम्स हैं उनको सबसाइड कर दिया जाता है इस समय, जिससे पेशेंट क्या हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और अपने आप को स्टेबल रख सके, काम रख सके। उस केयर को बोला जाता है हॉस्पाइस केयर, जो किसमें दी जाती है, कैंसर पेशेंट्स के अंदर दी जाती है। जो ऐसे कैंसर पेशेंट जो टर्मिनल स्टेज पे हैं, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हैं और बहुत ज़्यादा इल हैं, उनको हॉस्पाइस केयर दी जाती है। क्लियर है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पेशेंट, देखिए, इफ अ पेशेंट हैज द क्लासिक सिम्टम्स ऑफ रिजिडिटी, ट्रिमर्स, एकाइनेशिया, मोनोटोनस स्पीच,
shuffling gait, mask-like face, what would be the likely disease he is suffering from? Okay, ठीक है, समझ में आया क्या बोला क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि एक पेशेंट है, ठीक है, उसके अंदर ये क्लासिकल सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से? रिजिडिटी देखने को मिल रहा है, मतलब जो मसल्स हैं वो बिल्कुल रिजिड हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं। ट्रिमर्स, हाथ कांपने लग जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। और एकाइनेशिया, जो मसल्स हैं वो क्या होती हैं, उसके अंदर कोई मूवमेंट शो नहीं हो रहा, वो एकाइनेशिया कहलाता है। मोनोटोनस स्पीच है, एक तरीके एक जैसी स्पीच बोले जा रहा है। सफलिंग गेट है, मतलब जैसे 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 वो वॉक कर रहा है तो वो ढंग से वॉक भी नहीं कर पा रहा, दिस इज नोन एज सफलिंग गेट। एक ही तरफ गिरता जाता है पेशेंट, है ना, उसको बोलते हैं सफलिंग गेट। मास्क लाइक फेस, जो पेशेंट है उसका फेस ऐसा हो गया जैसे कोई उसने मुखौटा पहन रखा हो, वो क्या है, मास्क लाइक फेस बोलते हैं उसको। What would be likely the disease is suffering from, कि जो पेशेंट है वो कौन सी डिजीज से सफरिंग कर रहा है? माइस्थेनिया ग्रेविस, गुलन-बेयर सिंड्रोम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को समझने से पहले किस पे ध्यान में क्या होना चाहिए, आपके पास थ्योरी बिल्कुल पूरी अच्छे से आपका कमांड होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ये जितने भी सिम्टम्स हैं ये सारे के सारे पार्किंसन डिजीज के अंदर देखने को मिलते हैं, पार्किंसन डिजीज के अंदर देखने को मिलते हैं। अब आप बोलेंगे कि पार्किंसन डिजीज क्या है? पार्किंसन एक डीजनरेटिव डिजीज है। कैसी है? डीजनरेटिव डिजीज, जिसके अंदर जो क्लाइंट की कंडीशन है वो धीरे धीरे अपने आप ही वर्स होती चली जाती है, उसको बोलते हैं डीजनरेटिव डिजीज। पार्किंसन डिजीज किसकी वजह से होती है? सब्सटेंशिया नाइग्रा, सब्सटेंशिया नाइग्रा एबनॉर्मल फंक्शन करने लग जाता है, ठीक है, आपके ब्रेन का पार्ट है दैट इज सब्सटेंशिया नाइग्रा, वो क्या करता है, एबनॉर्मली फंक्शन करने लग जाता है, जिसकी वजह से एक न्यूरोट्रांसमीटर उससे निकलने वाला क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, जिसको बोलते हैं डोपामाइन। क्या बोलते हैं? डोपामाइन बोलते हैं कि जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है उससे निकलने वाला न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज अकर होती है और उस पेशेंट के अंदर ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब भी पार्किंसन डिजीज का कोई भी पेशेंट होगा तब आपको उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? ये क्लासिकल ट्रायड देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलता है रिजिडिटी, दूसरा ट्रिमर्स, थर्ड एकाइनेशिया, फोर्थ मोनोटोनस स्पीच, सफलिंग गेट एंड दी मास्क लाइक फेस, ये आपको देखने को इसके अंदर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया आपको कि उसके अंदर क्या क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, पार्किंसन डिजीज कैसी है? एक डीजनरेटिव डिजीज है। ओके, अब इसके साथ साथ में ये भी ध्यान रखिए कि जो पार्किंसन डिजीज है, जो पार्किंसन डिजीज है वो क्रोमोसोमल नंबर 4 का डिसऑर्डर है। ठीक है, पार्किंसन डिजीज किसका डिसऑर्डर होता है? क्रोमोसोमल नंबर 4 का डिसऑर्डर होता है। पार्किंसन डिजीज किसका डिसऑर्डर है डियर स्टूडेंट? क्रोमोसोमल नंबर 4 का डिसऑर्डर है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है? इसके अंदर इसके अंदर एक ट्रायड देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अंदर एक ट्रायड देखने को मिलता है। क्या क्या देखने को मिलेगा? रिजिडिटी, ठीक है, रिजिडिटी के साथ साथ में एकाइनेशिया और साथ में ब्रेडी क्या देखने को मिलेगा? ब्रेडीकाइनेशिया भी देखने को मिलता है, ब्रेडीकाइनेशिया भी देखने को मिलता है। ये तीनों सिम्टम्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं, रिजिडिटी, ब्रेडीकाइनेशिया। देखो इन दोनों को अपन एक मान सकते हैं, सॉरी, एक तो रिजिडिटी देखने को मिलती है या फिर एकाइनेशिया, ब्रेडीकाइनेशिया बोल सकते हैं, और साथ साथ में ट्रिमर्स भी देखने को मिलते हैं। ये तीनों सिम्टम मिला के क्या बनाते हैं डियर स्टूडेंट? एक ट्रायड बनाते हैं। देखिए, पार्किंसन डिजीज क्या है? एक न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज है, जिसके अंदर जो क्लाइंट की कंडीशन है वो धीरे धीरे वर्स होने लग जाती है। ठीक है, उसके अंदर जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है ब्रेन का पार्ट, वो एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है जिसको बोला जाता है डोपामीन। वो डोपामीन की कमी की वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, और इस पेशेंट के अंदर एक ट्रायड देखने को मिलता है जिसके अंदर रिजिडिटी, एकाइनेशिया भी बोल सकते हो आप उसको, ब्रेडीकाइनेशिया भी बोल सकते हो,
और ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं। तो इन क्लाइंट्स को क्या बोला जाता है, दोज क्लाइंट्स आर सफरिंग विद दीज सिम्टम्स इज नोन एज पार्किंसन डिजीज। ठीक है, तो सीधी सी बात अपन बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर पूछ ली गई है पार्किंसन डिजीज की डेफिनेशन कि पार्किंसन डिजीज क्या होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है डायरिया इज डिस्क्राइब्ड एज, डायरिया को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, अमाउंट, कंसिस्टेंसी, फ्रीक्वेंसी, ऑर्डर। देखिए बच्चे, ऑर्डर से डायरिया को कभी भी क्या नहीं कर सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, अमाउंट से आप डिस्क्राइब कर सकते हो क्या, अमाउंट इतना अमाउंट आया, 50 ml का डायरिया किया, 100 ml का डायरिया किया है, तो वो भी क्या होगा, अमाउंट से भी आप इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते डायरिया को। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी से कर रहा है जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है डायरिया को, तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, असेस नहीं कर सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते। डिस्क्राइब किससे करेंगे, कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी से कैसे डिस्क्राइब करेंगे, लेट स्टडी अबाउट दिस। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जरिए WHO ने बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेटमेंट दिया है डियर स्टूडेंट कि ऐसे पर्सन जो 3 या फिर 3 से ज़्यादा टाइम, 3 और मोर देन 3 से ज़्यादा टाइम क्या कर रहे हैं, स्टूल पास कर रहे हैं। ठीक है, 3 या फिर मोर देन 3। क्लियर है? इससे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, स्टूल का क्या कर रहे हैं, स्टूल पास कर रहे हैं, उनको किसमें कंसीडर्ड किया गया है, डायरिया के अंदर। किसके अंदर कंसीडर्ड किया गया है, डायरिया के अंदर कंसीडर्ड किया गया है। अगर मैं वापस से आपको कहूँ कि डायरिया किससे डिस्क्राइब करेंगे, डायरिया डिस्क्राइब किया जाएगा कंसिस्टेंसी से। डायरिया डिस्क्राइब किया जाएगा डियर स्टूडेंट, कंसिस्टेंसी से डायरिया डिस्क्राइब किया जाएगा। कितने से ज़्यादा, 3 या फिर 3 से ज़्यादा। कब, एक दिन के अंदर, पर डे। ठीक है, पर डे, है ना। तो पर डे में 3 या 3 से ज़्यादा जो स्टूल का पैसेज है वो देखने को मिलेगा। किसके अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया। ठीक है, इसी तरीके के आगे, इसी तरीके से एक चीज़ और बता दी जाती है आपको यहाँ पे। देखिए कि जब क्लाइंट को क्या हो रहा है, वाटरी स्टूल पास हो रहा है, वाटरी स्टूल पास हो रहा है, तब अपन उसको बोल सकते हैं अक्यूट डायरियल कंडीशन, अक्यूट डायरिया। ठीक है, अगर किसी कंडीशन के अंदर ब्लडी स्टूल आ रहा है, कि स्टूल के अंदर क्या मौजूद है, ब्लड मौजूद है, उस कंडीशन को बोला जाता है डिसेंट्री। क्या बोला जाता है, डिसेंट्री बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर किसी को 14 या मोर देन 14 डे से ज़्यादा क्या हो रहा है, स्टूल का पास होना, क्या कहलाएगा, आपका पर्सिस्टेंट डायरिया कहलाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। पर्सिस्टेंट डायरिया क्या बोलते हैं उसको, पर्सिस्टेंट डायरिया बोलते हैं कि जब 14 दिन या 14 दिन से ज़्यादा कंटिन्यूसली कोई पेशेंट है वो क्या कर रहा है, स्टूल का पास कर रहा है, उसको पर्सिस्टेंट डायरिया बोलेंगे। या फिर ऐसा पर्सन जिसके स्टूल के अंदर ब्लड मिल रहा है, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा डियर स्टूडेंट दैट इज नोन एज डिसेंट्री। अगर कोई पेशेंट है वो 3 बार से ज़्यादा एक दिन में स्टूल का पासेज कर रहे हैं, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, डायरिया बोलेंगे। और इसको डिफाइन किया जाता है डायरिया को कंसिस्टेंसी से। ठीक है, इसी तरीके से अपन आगे भी क्लासेस में एमसीक्यूज डिस्कस करते रहेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से एमसीक्यूज को अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। आई होप आपको जो भी जीएमआर ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। एंड आगे अपन इसी तरीके से एमसीक्यूज को कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।